हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत को अभी तक हम थॉर्नडाइक को पढ़ चुके हैं, गुथरी को पढ़ चुके हैं, टॉलमैन को पढ़ चुके हैं, बेंडूरा को पढ़ चुके हैं और इन सभी के जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला जो सबसे ज़्यादा जिसका सिद्धांत पूछा जाता है वो स्किनर है। स्किनर और थॉर्नडाइक के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप कोई से भी टेट सी टेट का पेपर उठाकर देखें, कोई ना पूछे जाए, लेकिन स्किनर का जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। किसी भी टेट के पेपर को आप चाहें तो देख सकते हैं। स्किनर का कोई ना कोई सिद्धांत या कुछ ना कुछ स्किनर के सिद्धांत से क्वेश्चन बन ही जाता है और पूछ लिया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएफ स्किनर के अधिगम के सिद्धांत को। और जैसे ही हर बार बताती हूँ मैं कि सीडीपी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो अधिगम का है। और जितने भी वातावरण विकास वाला जो भी टॉपिक था वो आपका कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है सारा कुछ आपका। बस ये अधिगम का बचा है। जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उनमें अधिगम बचा है, बाकी सारे आपके कवर हो चुके हैं। बाकी जीवन कौशल और शिक्षण कौशल के कुछ टॉपिक बचे हैं, वो भी आपके जल्दी ही कवर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज एक ही वीडियो में हम स्किनर को कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा बचाएंगे अगले पार्ट के लिए तो वो छोटा सा वीडियो बनेगा, इसलिए आज के ही वीडियो में हम पूरा स्किनर का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि स्किनर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनका, और जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो स्किनर का सिद्धांत से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके जो सिद्धांत है उसके और जो नाम है, मतलब और किन किन नामों से जाना जाता है इनका स्किनर के सिद्धांत को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्किनर है बीएफ स्किनर, इनका जो पूरा नाम है बीएफ स्किनर। तो पूरा नाम है इनका, जो फुल फॉर्म है बीएफ की, वो है बुहास फेडरिक स्किनर। तो इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कभी पूछ लें। तो बीएफ स्किनर मतलब बुहास फेडरिक स्किनर। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। स्किनर के अधिगम के सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। एक एक नाम को आपको बिल्कुल जो है कंप्लीटली समझाऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये पहला जो है आर टाइप, इसको बोलते हैं अनुक्रिया अनुकूलन। इसको आर टाइप क्यों कहते हैं? थॉर्नडाइक ने एस पर जो है यानी उद्दीपक पर ध्यान दिया था थॉर्नडाइक ने, लेकिन स्किनर ने उनका खंडन किया थॉर्नडाइक के नियम का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक के नियम का खंडन किसने किया? स्किनर ने किया। इन्होंने थॉर्नडाइक ने उद्दीपक को माना था और इन्होंने अनुक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि अनुक्रिया ही मेन चीज़ है स्किनर के हिसाब से। तो इन्होंने आर टाइप माना है। तो पहला जो सिद्धांत है आर टाइप या अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत। तो अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत मतलब इसका ये होता है कि कोई भी, जैसे चूहे पर सिद्धांत इन्होंने अपना दिया था, चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। तो क्या था कि एक पिंजरे में चूहा था, उसमें एक लीवर था। उस लीवर को जब चूहा प्रेस करेगा, दबाएगा, तभी उसको भोजन मिलेगा। तो उद्दीपक क्या हुआ? भोजन। और चूहा और जो खटका है या लीवर है तो या स्विच है, उसको दबाने से भोजन मिलेगा उसको। तो जो अनुक्रिया क्या हुई? अनुक्रिया वो हुई जब वो उस लीवर को दबाएगा, वो अनुक्रिया हुई। उद्दीपक है भोजन। तो अगर बिना अनुक्रिया किए क्या उद्दीपक मिल सकता है? यानी बिना स्विच को ऑन करे उसको भोजन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब सबसे पहले उसको अनुक्रिया करना पड़ेगी, तभी उसको उद्दीपक मिलेगा। पहले उद्दीपक और फिर अनुक्रिया नहीं हो सकती। थॉर्नडाइक ने पहले उद्दीपक बताया था, फिर अनुक्रिया बताई थी, लेकिन स्किनर के सिद्धांत में पहले अनुक्रिया है फिर उद्दीपक है। यानी चूहा जो है उस स्विच को दबाएगा तभी उसको भोजन मिलेगा। यानी अनुक्रिया क्या करेगा? जब वो अनुक्रिया करेगा यानी स्विच को दबाएगा तभी जो है उसको भोजन यानी उद्दीपक मिलेगा।
तो क्या है यहाँ पर जोर किस पर दिया गया, अनुक्रिया पर दिया गया, यानी आर पर दिया गया। रिस्पांस जब तक नहीं होगा तब तक उद्दीपक यानी भोजन उसको नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया आर, यानी आर टाइप सिद्धांत इसको कह सकते हैं, अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपक यानी RS। बात यही है, पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपक, ठीक है। चाहे तो इसको, ये सब नाम ही है, अलग अलग कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ एक ही सिद्धांत को ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कोई भी चीज़ हो या कोई भी उद्दीपक हो तो पहले अनुक्रिया होगी, उसके बाद ही उद्दीपक मिलेगा। तो इन सभी का सारांश लगभग यही है कि अनुक्रिया पहले होगी और उद्दीपक बाद में होगा। यानी अनुक्रिया जब तक नहीं करेंगे तब तक उद्दीपक नहीं मिलेगा या फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़, कोई भी काम फ़ायदे के लिए ही किया जाता है। यानी अनुक्रिया किस लिए की जाती है, फ़ायदे के लिए या पुनर्बलन के लिए। तो ये क्या हो गया, आर टाइप और अनुक्रिया उद्दीपक एक ही चीज़ हो गई। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत मतलब क्रिया हो गया यहाँ पे अनुक्रिया से। प्रसूत मीन्स होता है कोई भी चीज़, जन्म किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ का पैदा होना। तो जब तक क्रिया पैदा नहीं होगी, यानी क्रिया नहीं होगी, जब तक अनुक्रिया नहीं की जाएगी तो तब तक उद्दीपक नहीं होगा। तो इसका अनुबंध कर देना यानी कि सहचर्य कर देना, यानी क्रिया को इतनी बार करना कि उसका एक सहचर्य से जोड़ देना, यानी क्रिया को बार बार दोहराना और आसान बना देना, यही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसी को कहेंगे सबलीकरण। और इसी को सक्रिय करना यानी बार बार दोहराना, इसको सहचर्य से जोड़ना। तो ये सब हो जाएंगे ये तीनों चीज़ों को, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सबलीकृत अनुक्रिया, सक्रिय अनुकूलन। तो ये लगभग एक ही चीज़ें हैं, यानी क्रिया को बार बार दोहराना और आसान बना देना, तो ये सक्रिय हो गया। और सबलीकरण भी हो गया, और बार बार दोहराना यानी सहचर्य से जोड़ देना, एक बंध से जोड़ देना, जैसे अनुबंध है। तो ये हो गया अनुक्रिया या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या इसी को कहें सबलीकृत अनुक्रिया। अनुक्रिया सभी में है, देखिए, या सक्रिय अनुकूलन, यानी क्रिया को सक्रिय कर देना, यानी बार बार दोहराना और उसको आसान बना देना। और इतनी बार जब वो बार बार करेगा उस चीज़ को, जैसे चूहा है तो जब लीवर को बार बार उसको दबाना आ जाएगा, वो एक बार में दबाएगा, उसको भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने दोबारा दबाया और नहीं दब पाया, तो इसलिए उसको दोबारा ठीक से दबाने के लिए प्रैक्टिस करना होगी। इसी को कहेंगे अनुबंध, यानी बार बार दबाना और किसी उस क्रिया को जो क्रिया वो कर रहा है उस क्रिया को एक सहचर्य से जोड़ देना, यानी उसका एक बंध बना देना, बार बार दोहराना, यही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और इसी को सबलीकृत या सक्रिय अनुकूलन कहेंगे। सिर्फ एक अलग अलग नाम है स्किनर के सिद्धांत के। छठा नंबर है नैमित्तिक अनुकूलन। नैमित्तिक अनुकूलन, निमित्त का मतलब होता है फ़ायदा। नैमित्तिक अनुकूलन मतलब ऐसी अनुक्रिया या इसलिए अनुक्रिया करना जिससे कोई फ़ायदा हो या उद्दीपक मिले, ठीक है, या कोई भी चीज़ का पुनर्बलन मिले या लाभ मिले, तो इसलिए जो क्रिया की जाएगी तो नैमित्तिक अनुकूलन कहा जाएगा। यानी कोई भी, जैसे चूहा पर ही इन्होंने प्रयोग किया, अपना कबूतर पर किया, तो वो चूहा या कबूतर उस क्रिया को यानी अनुक्रिया को क्यों करेगा? उसको भोजन अगर नहीं मिलेगा तो वो अनुक्रिया भी नहीं करेगा। तो नैमित्तिक अनुकूलन इसको कहेंगे। कोई भी अनुक्रिया तभी होगी जब कोई भी फ़ायदा या पुनर्बलन या लाभ उसको दिखाई देगा अनुक्रिया करने वाले को, तभी वह अनुक्रिया करेगा, नहीं तो वह अनुक्रिया नहीं करेगा। कोई भी काम इंसान तभी करता है जब उस काम के लिए उसको कोई भी लाभ या पुनर्बलन या फ़ायदा होता है, तभी वो करता है। तो नैमित्तिक अनुकूलन इसको बोलेंगे। यानी अनुक्रिया तभी होगी जब कोई फ़ायदा या पुनर्बलन या लाभ जो है उसको दिखाई देगा या मिलेगा या उद्दीपक होगा, ठीक। फिर है सातवां प्राचीन अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन वैसे पावलव का है, लेकिन कई बार जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन अनुबंधन का, लेकिन उसमें ऑप्शन में पावलव था ही नहीं, उसमें ऑप्शन में स्किनर थे। और स्किनर को सही माना पीएनपी ने, लेकिन जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है वो पावलव का है। लेकिन यहाँ पर लिखने का ये मतलब है, वैसे तो ये प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का नहीं है, ये पावलव का है। लेकिन यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि पीएनपी ने पिछले एग्ज़ाम में प्राचीन अनुबंधन को स्किनर का सिद्धांत माना।
तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया प्राचीन अनुबंधन स्किनर वाले पोर्शन में, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं अगर आपको ऑप्शन में पावलव ना दिखे और स्किनर हो तो आप स्किनर कर दें, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में पीएनपी ने स्किनर को सही माना था प्राचीन अनुबंधन के लिए, इसलिए प्राचीन अनुबंधन को यहाँ पे लिखा हुआ है स्किनर वाले में, क्योंकि पीएनपी कुछ भी मान सकती है। तो प्राचीन अनुबंधन जब आप पावलव को पढ़ेंगे, पावलव का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब उसमें प्राचीन अनुबंधन को पढ़ेंगे आप, और उसी में आप इसका पूरी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आप जान लें कि प्राचीन अनुबंधन इसलिए लिख दिया ताकि आपको अगर पावलव ना दिखाई दे ऑप्शन में स्किनर हो तो आप स्किनर कर दें। ठीक, अब देखते हैं हम जो सारांश, यानी जो भी ये जो नाम दिए गए हैं, स्किनर ने जो ये नाम दिए हैं अलग अलग, मतलब उनकी एक जो सिद्धांत है वो अनुक्रिया के इर्द गिर्द ही घूमता है। और जो इनकी अलग अलग नाम दिए हैं आर टाइप, जैसे अनुक्रिया अनुकूलन या फिर अनुक्रिया उद्दीपक, आर एस सिद्धांत। एक बार ये भी ध्यान रखें कि एस आर सिद्धांत जो है ये किसका है, थॉर्नडाइक का, और आर एस सिद्धांत जो है ये स्किनर का है। तो इसमें उल्टा नहीं करना है, तो ध्यान रखना है कि स्किनर ने अनुक्रिया पर जोर दिया है, तो अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। ठीक, तो इससे आपको ध्यान रहेगा स्किनर ने इस पर आर पर यानी कि अनुक्रिया पर जो है जोर दिया है, उनका पूरा सिद्धांत जो है अनुक्रिया पर है, तो पहले आर आएगा। और जो थॉर्नडाइक है उन्होंने अपना उद्दीपक पर पूरा ही सिद्धांत दिया है, तो उद्दीपक उनका पहले आएगा, यानी उद्दीपक अनुक्रिया किसका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का, और अनुक्रिया उद्दीपक इसको उल्टा कर देंगे तो ये सिद्धांत है स्किनर का। यानी एस आर सिद्धांत थॉर्नडाइक का है और आर एस सिद्धांत जो है इनका स्किनर का है, यानी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एस आर और आर एस में। तो आर एस सिद्धांत जो है स्किनर का है। फिर इसी को उन्होंने दूसरा एक और नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सबलीकृत अनुक्रिया, सक्रिय अनुकूलन और नैमित्तिक अनुकूलन, ये सभी एक ही सिद्धांत के अन्य नाम हैं, यानी अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसका सारांश क्या है, इतने सारे नामों का या जो ये सिद्धांत है इनका सारांश क्या है। स्किनर के सिद्धांत का सारांश है कि कोई प्राणी किसी अनुक्रिया यानी कि आर को तभी जारी रखेगा जब उस अनुक्रिया से कोई फ़ायदा या पुरस्कार मिलता है। जैसे कि अभी बताया नैमित्तिक अनुकूलन, नैमित्तिक अनुकूलन का अगर व्याख्या की जाए तो यही होगा जो इस सारांश में लिखा है। निमित्त माने होता है फ़ायदा, निमित्त का अर्थ होता है फ़ायदा, और नैमित्तिक अनुकूलन यानी जब भी कोई क्रिया करेगा वो क्रिया तभी करेगा जब उसको कोई लाभ या पुरस्कार या फ़ायदा होगा, तभी वह अनुक्रिया करेगा, नहीं तो वह अनुक्रिया नहीं करेगा। इन्होंने अपना सिद्धांत चूहे पर दिया है, तो चूहा उस लीवर को जो पिंजड़े में लगा था, स्विच लगा था, उसको दबाने से उसको भोजन मिलता था। अगर वो उस स्विच को दबाने से उसको भोजन नहीं मिलता होता तो वह स्विच नहीं दबाता, वो उसको स्विच को दबाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। उसको पहले उसने स्विच दबाया, उसको मतलब नहीं दबा पाया, इतनी मेहनत करके वो सीखा उसने स्विच को दबाना। क्यों? क्योंकि उसको पुरस्कार चाहिए था या उद्दीपक या भोजन, इसलिए यानी एक फ़ायदे के लिए ही उसने वह अनुक्रिया सीखी और उसको बार बार किया और उसको सक्रिय किया, उसको सबलीकृत किया, उसको सीखा, एक सहचर से जोड़ा, यानी ये सहचर्य हो जाता है, यानी बार बार किसी काम को करना, और जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार करेंगे तो ये एक सहचर हो जाता है, यानी उस कार्य को एक बंध हो गया, यानी बंध से जोड़ना, एक सहचर से जोड़ना, यानी बार बार करना। आखिरकार वो सीख गया, स्विच दबाते ही उसको भोजन मिल गया। अब वो सीख गया कि स्विच दबाते ही भोजन मिलेगा, यानी जब तक कोई फ़ायदा या पुरस्कार नहीं मिलेगा तब तक कोई भी अनुक्रिया नहीं करेगा। तो ये इसका पूरे का सारांश है। दूसरा पॉइंट इसका, स्किनर के चूहे वाले प्रयोग में मौजूद बक्से को पहले सक्रिय अनुकूलन बक्सा कहते थे, जिसका नाम बाद में बदलकर स्किनर का बक्सा कर दिया गया। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कभी पूछें। तो स्किनर का जो चूहे वाला प्रयोग था उसमें जो बक्सा था वो भी स्किनर ने खुद बनाया था, और उस बक्से को पहले क्या नाम था, सक्रिय अनुकूलन बक्सा, और जिसका नाम बाद में बदल कर दिया गया स्किनर का बक्सा। और ये जो स्किनर का बक्सा है या सक्रिय अनुकूलन जो बक्सा था, सक्रिय अनुकूलन जो बक्सा यहाँ पर अगर कभी इंग्लिश में पूछ लें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स इसको कहते हैं, सक्रिय अनुकूलन बक्सा को, और जिसका नाम बाद में बदल कर हो गया था स्किनर का बक्सा।
फिर क्या है, स्किनर का जो कबूतर वाला प्रयोग था उसमें शामिल बक्से को कबूतर पेटिका कहते हैं। तो इतना बस आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें जो है बक्से से रिलेटेड शायद ना पूछा जाए। अब हम देखते हैं स्किनर का श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला मीन्स होता है किसी भी चीज़ का क्रम या श्रृंखला। कोई भी काम, कोई भी चीज़ को करना, उसकी एक श्रृंखला बनाते चले जाना, या किसी भी चीज़ तक किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम जिन जिन रास्तों से गुजरते हैं या जिन जिन चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो एक श्रृंखला यानी एक क्रम बनता जाता है। वही एक श्रृंखला, वही जो सिद्धांत है या वही चीज़ें जो हैं स्किनर ने बताई हैं। क्या है स्किनर का श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत? यानी एक चीज़ तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो स्किनर का है। ठीक है, और इस श्रृंखला अधिगम में क्या बताया गया है? जब मुख्य अनुक्रिया से कुछ सहायक अनुक्रियाएं इस तरह जुड़ी हों कि व्यक्ति मुख्य अनुक्रिया सीखने के दौरान उन्हें भी एक क्रम में सीख जाए, तो इसे श्रृंखला अधिगम कहते हैं। जैसे चूहा जो है, चूहे से भोजन काफ़ी दूर है, यानी जो पिंजरा एक पिंजरा है या गोला है जिसमें चूहा बंद है, और उसमें ही उससे थोड़ा सा अलग जो है, थोड़ा सा दूर को जो एक लीवर लगा है यानी स्विच लगा है, और उसके भी आगे जो है चलकर भोजन रखा है। तो पहले तो जाएगा चूहा, उस चूहे को एक आवाज़ सुनाई दे मान लीजिए, तो उस आवाज़ को पहले सुनेगा, दौड़ेगा चूहा, यानी उस पिंजरे से बाहर निकलेगा या उस गोले से बाहर निकलेगा और उस खटके तक पहुँचेगा। पहली अनुक्रिया हो गई। अगर उसको भोजन कहीं दूर ना दिखाई दे तो वो नहीं वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो पहले तो भोजन को देखकर उसने क्या अनुक्रिया की, कि वो अपनी जगह से यानी उस पिंजरे से या उस गोले से निकल करके वो लीवर तक पहुँचा, पहली अनुक्रिया। फिर उसने क्या किया, पहले तो वह सीधे भोजन तक गया था लेकिन उसको भोजन नहीं मिला, तब उसने लीवर दबाया तभी उसको भोजन मिला, यानी वो सीख गया था कि लीवर दबाने से ही भोजन मिलेगा। तो पहले वो उस गोले से निकल करके लीवर तक गया, पहली अनुक्रिया। फिर उसने लीवर को ऑन किया, दूसरी अनुक्रिया। फिर उस लीवर को ऑन होते ही उसको भोजन मिल गया और वो भोजन तक गया, उसने भोजन लिया, यानी ये तीसरी अनुक्रिया हो गई। यानी एक अनुक्रिया यानी जो मुख्य अनुक्रिया है उसके साथ जो सहायक अनुक्रियाएं जुड़ी होती हैं उनको भी ये सीख जाना जो है, यही है स्किनर का श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। यानी पहले जो चूहा था वो उस पिंजरे से या अपने उस गोले से बाहर लीवर तक जाना, उसने जो अनुक्रिया की वो अनुक्रिया, उसके बाद जो लीवर ऑन किया दूसरी अनुक्रिया, फिर उससे भोजन तक गए यानी तीसरी अनुक्रिया। यानी ये सभी सहायक क्रियाएं एक क्रम से, एक व्यवस्थित तरीके से ही होंगी। ये नहीं कि एक अनुक्रिया को छोड़कर दूसरी अनुक्रिया नहीं हो सकती। तो एक क्रम से ही एक श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत यही है। दूसरा है स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत। यानी भाषा विकास का सिद्धांत बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन ये यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत। तो स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत को भाषा का सबलीकरण, अनुकरण और क्रिया प्रसूत वातावरणीय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के 3 चरण हैं। तो सबसे पहले स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत को भाषा का सबलीकरण भी कहते हैं, भाषा का अनुकरण भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं, और इस सिद्धांत के 3 चरण हैं। सबसे पहले आपको ये 3 नाम याद रखने होंगे, इसके बाद 3 चरण याद रखने होंगे। चरण क्या है? अनुकरण, साहचर्य और सबलीकरण। अनुकरण क्या है? यानी जब भी कोई बच्चा जो है, यहाँ पर चूहे की बात नहीं हो रही और ना ही चूहे वाले सिद्धांत की बात हो रही है, ये एक अलग सिद्धांत है। स्किनर का जो भाषा विकास का सिद्धांत है हम उसे पढ़ रहे हैं। तो स्किनर ने जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है उसमें 3 चरण हैं, अनुकरण, साहचर्य और सबलीकरण। जब भी कोई बच्चा सीखता है कुछ, तो सबसे पहले उसको क्या होता है, पहले भी आपको भाषा विकास पढ़ाया हुआ है, तो उसमें अनुकरण सबसे पहले होता है। यानी बच्चा सबसे पहले अनुकरण द्वारा सीखता है, इंद्रियों द्वारा सीखता है, लेकिन वो इंद्रियों द्वारा सीखना 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक होता है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं मान सकते जो आगे चल करके जो काम आता है, वो चीज़ें अनुकरण के द्वारा ही सीखता है सबसे पहले बच्चा। तो अनुकरण क्या है? जैसे किसी भी वस्तु का नाम सुनकर वस्तु का नाम जान जाना। जैसे पानी जो है, पानी किसी ने कहा तो उसको ये पता चल गया कि पानी कुछ होता है,
पानी पानी बोलना सीख गया, यानी पानी को उसने सुना किसी से कहते हुए और वो पानी बोलना सीख गया, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि पानी होता क्या है, क्योंकि सिर्फ उसने पानी नाम जाना है, यानी पानी नाम सुनकर नाम को जाना क्या है, अनुकरण। ठीक है, अभी उसको ये नहीं पता कि पानी क्या होता है। यह किताब नाम सुनकर किताब नाम जाना, सिर्फ उसने नाम जान गया है किताब का, उसने किताब नहीं देखी कि किताब कैसी होती है। तो ये है अनुकरण। अब सहचर्य क्या है? सहचर्य मतलब होता है जोड़ना। सहचर्य को आसान भाषा में बोलें तो जोड़ना। तो फिर क्या होगा, उस नाम से उस वस्तु को जोड़ना साहचर्य कहलाएगा। यानी मान लीजिए किताब है, किताब शब्द किसी ने बोला, उसने किताब सुनकर किताब बोलना सीख लिया, यानी किताब नाम जान गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किताब कैसी होती है। जब कोई बताएगा उसको कि ये किताब है, तो उस वस्तु को यानी किताब को किताब नाम से जोड़ेगा, यानी जोड़ना सहचर्य करना। यानी अब उसको ये पता चल गया कि किताब नाम जो है इस वस्तु का है, तो उस वस्तु से उस नाम को जोड़ना यानी सहचर्य करना। फिर उसके बाद क्या होगा, सबलीकरण। सबलीकरण मतलब उस चीज़ को बार बार दोहराना और आसान बना देना, यानी कि अब वो जो है बार बार यानी 2-3 बार जो है उस चीज़ों को देखेगा, सोचेगा या रिपीट करेगा या बोलेगा, ताकि वो आसानी से चीज़ों को सीख पाए और फिर वो स्थायित्व रहे यानी उस चीज़ का, और वो ना भूले। या इसको जो है सहचर्य को बढ़ावा देना भी सबलीकरण कहलाता है। बढ़ावा देना मतलब वही कि किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना या सक्रिय या आसान बना देना सबलीकरण कहलाता है। तो अनुकरण, सहचर्य और सबलीकरण ये 3 चरण हैं किसके, स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत के। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत के 3 चरण हैं। चरण के नाम अनुकरण, सहचर्य और सबलीकरण। और जो उनका भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसको जो सबलीकरण भी कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और क्रिया प्रसूत वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चरण बस ध्यान रखने आपको। फिर देखें स्किनर के पुनर्बलन। स्किनर के 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं, यानी हम यहाँ पे स्किनर को पूरा पढ़ रहे हैं। स्किनर का जो चूहे वाला सिद्धांत था वो आर टाइप या अनुक्रिया अनुकूलन वो पढ़ा। स्किनर का श्रृंखला अधिगम देखा, फिर स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत देखा। अब हम देखते हैं स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत। तो स्किनर का जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, 4 प्रकार के उन्होंने पुनर्बलन बताए हैं। सबसे पहला पुनर्बलन बताया सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे कि नाम से पता चल रहा, सकारात्मक पुनर्बलन जैसे भूखे को भोजन देना, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। या इसको सीधे अगर वर्ड में बोलें तो यानी किसी की सहायता करना या कुछ ऐसा काम करना जिससे सकारात्मक पुनर्बलन मिले हमको। मतलब ये कि जब हमने आपको पुरस्कार एवं दंड जो पढ़ाया था, उसमें जो पुरस्कार है उसको पाने के लिए जो काम करेंगे, या पुरस्कार तभी मिलेगा जब अच्छे काम होंगे या सकारात्मक काम होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर सकारात्मक पुनर्बलन, यानी जैसे भूखे को भोजन देना सकारात्मक पुनर्बलन है। दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन, वह अवांछनीय तत्व हटा देना जिसके रहने से वांछनीय अनुक्रिया नहीं हो पा रही है, नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे भूखे को भोजन देना सकारात्मक है, लेकिन कोई भूखे को भोजन देने जा रहा है लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा मिल गया, कोई नकारात्मक तत्व या अवांछनीय तत्व ऐसा मिल गया जो उसको उस काम तक नहीं पहुंचने दे रहा, या उस तत्व तक या वांछनीय कार्य तक नहीं पहुंचने दे रहा, तो उस तत्व को हटा देना तभी हो पाएगी क्या, सकारात्मक पुनर्बलन। तो उस तत्व को जो तत्व होगा वो बीच में अवांछनीय, वो नकारात्मक होगा। तो वही है नकारात्मक पुनर्बलन, वह अवांछनीय तत्व हटा देना जिसके रहने से वांछनीय अनुक्रिया नहीं हो पा रही है। तीसरा है सतत पुनर्बलन, और ये सबसे लो क्वालिटी का कहना चाहिए तो पुनर्बलन है सतत पुनर्बलन, और ये अच्छा नहीं माना जाता है सतत पुनर्बलन। जब प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर हर बार पुनर्बलन किया जाए, यानी पुरस्कार दिया जाए या पुरस्कार मिल जाए, तो इसे सतत पुनर्बलन कहते हैं। और ये अच्छा पुनर्बलन नहीं, क्योंकि इसमें सीखने की स्वाभाविक रुचि में गिरावट होती है। इनके सिद्धांत को हम पढ़ लें स्किनर के, तो स्किनर के ही सिद्धांत से हम इसको समझते हैं। जैसे जो चूहा था,
चूहा जो एक बार लीवर उसने प्रेस किया, दबाया, ठीक है, उसको भोजन मिल गया। फिर उसने दबाया, फिर मिल गया भोजन। हर बार उसको दबाने से भोजन मिले जा रहा है, बार बार बहुत आसानी से अब उसको भोजन मिल जाता है। तो कई बार वो सो जाएगा, नहीं दबाएगा उसको, कि जब मन होगा दबा देंगे, भोजन तो मिल ही जाएगा। तो उसमें एक आलस आ जाएगा, रुचि कम हो जाएगी, सीखने के लिए जो रुचि होती है वो कम हो जाएगी। यानी बार बार सफल अनुक्रिया अगर हुए जा रही है और उसके आसानी से पुनर्बलन मिले जा रहा है, तो सीखने की जो रुचि होती है उसमें गिरावट होती है। यानी सतत पुनर्बलन अच्छा नहीं माना जाता। जब प्रत्येक सफल अनुक्रिया क्या, यानी उसने स्विच ऑन किया, उसको भोजन मिल गया। सफल अनुक्रिया, स्विच ठीक से नहीं दब पाया तो ये सफल नहीं हुआ। सफल अनुक्रिया इसमें काउंट होगी, यानी जितनी बार उसने स्विच दबाया चूहे ने, नहीं ठीक से दबा, वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो नहीं गिना जाएगा। सफल अनुक्रियाएं ही इसमें गिनी जाएंगी। यानी जितनी बार उसने प्रेस किया स्विच को और उसे भोजन मिल गया। अब वो बीच में उससे कोई गलती नहीं हो रही है, वो स्विच ऑन कर लेता है ठीक से और भोजन मिल जाता है। यानी बार बार सफल अनुक्रिया हो रही है, बार बार जो है पुनर्बलन भी मिल रहा है, या पुरस्कार मिल रहा है, या भोजन मिल रहा है। ठीक है, तो जब बहुत बार बहुत आसानी से होता रहेगा तो सीखने की रुचि में गिरावट होगी, या सीखना नहीं चाहेगा, कोई भी आलस आएगा, एक सीखने की जो रुचि होती है उसमें गिरावट होगी। इसलिए ये सतत पुनर्बलन अच्छा नहीं माना जाता। फिर है चौथा, यानी 4 ही प्रकार बताए हैं पुनर्बलन के। चौथा है आंशिक पुनर्बलन, और ये सबसे अच्छा पुनर्बलन माना जाता है, आंशिक पुनर्बलन। जब पुनर्बलन देने के लिए सफल अनुक्रिया की संख्या लगातार बदलती रहे तो आंशिक पुनर्बलन होगा। जैसे पहली बार 26वीं, दूसरी बार 101वीं, तीसरी बार 499 सफल अनुक्रिया पर पुनर्बलन। ये 26वीं, 101 और 499 क्या है? जैसे इसमें देखें आप, सफल अनुक्रिया की बात इसमें भी हो रही है। जब पुनर्बलन देने के लिए, यानी चूहे के सिद्धांत से ही समझते हैं, यानी उसको भोजन देने के लिए सफल अनुक्रिया की संख्या लगातार बदलती रहे, यहाँ तक पहले समझते हैं। यानी चूहे को भोजन तब मिलेगा जब वह सफल अनुक्रिया करेगा, यानी उस स्विच को ठीक तरह से दबाएगा तभी उसको भोजन मिलेगा। तो उसने क्या किया, स्विच को दबाया और उसको भोजन मिला पहली बार में। अगर ये जो संख्या है ये अगर बदलती रहे तो ये आंशिक पुनर्बलन माना जाएगा। अगर नहीं बदल रही, बार बार स्विच ऑन करते ही उसको भोजन मिल रहा है, तो ये सतत माना जाएगा। अब उसने एक बार स्विच प्रेस किया, उसको भोजन मिल गया, लेकिन जब दूसरी बार उसने प्रेस किया तो नहीं मिला, यानी वो ठीक से दबा नहीं पाया या मिला नहीं। तीसरी बार उसने दबाया, चौथी बार नहीं मिल रहा, वो दबाता जा रहा, उसको भूख लगी है और स्विच ऑन कर रहा है वो, और उसको भोजन नहीं मिल रहा है। अब उसको भोजन 26वीं बार जब उसने बटन दबाया तब उसको भोजन मिला, उसने भोजन कर लिया। उसके बाद फिर जब उसको भूख लगी, उसने स्विच को ऑन किया, नहीं स्विच ऑन होने से भोजन मिला, फिर उसने ऑन किया, फिर नहीं मिला। अब वो लगातार प्रेस कर रहा है और नहीं मिल रहा है। अब उसको मिला 101वीं बार दबा कर जो है स्विच, तब उसको भोजन मिला। अब चूहा क्या करेगा, अब चूहा आराम भी कई बार नहीं करेगा, सोचेगा कि अगर जब भूख लगेगी तब हम स्विच को ऑन करेंगे, तब बहुत बार हमें दबाना पड़ेगा और क्या पता कितनी लंबे गैप के बाद भोजन मिलेगा। तब वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा वर्क भी करेगा, यानी सीखने की और ज़्यादा कोशिश करेगा और ज़्यादा उसको प्रेस करने की कोशिश करेगा, ताकि खाना जो है एडवांस में या बैलेंस में आ जाए। कोई बात नहीं, लेकिन जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो ये हुआ आंशिक पुनर्बलन, यानी जो सीखने की या जो अनुक्रिया है उसकी संख्या लगातार बदलती रहे तो आंशिक पुनर्बलन होगा ये, और ये सबसे अच्छा पुनर्बलन माना जाता है। नोट देखें, स्किनर के अनुसार आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी है, यानी कि सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी माना जाता है आंशिक पुनर्बलन। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो नोट है, दंड एवं पुरस्कार किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, बल्कि इनके व्यवहार का सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन होगा। ये जब मैंने आपको दंड एवं पुरस्कार पढ़ाए थे तब भी ये बात बताई थी कि दंड और जो पुरस्कार हैं वो किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, इनमें व्यवहार का पुनर्बलन होता है। दंड एवं पुरस्कार जो है किसी प्रकार का खुद जो है पुनर्बलन नहीं है, इनमें व्यवहारों का पुनर्बलन होता है। और ये स्किनर ने कहा है, ये स्किनर का ये रहा नोट। ठीक है, अब स्किनर की जो पुस्तकें हैं पूछी भी गई हैं पिछले एग्जाम्स में, तो स्किनर की 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं।
द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये पहली पुस्तक है। दूसरी है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये दूसरी पुस्तक है। तो पुस्तकें भी इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्किनर को पढ़ा, स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत देखा, श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत देखा, स्किनर के पुनर्बलन देखी और स्किनर का जो अनुक्रिया का सिद्धांत है, अनुक्रिया उद्दीपक जो सिद्धांत है यानी RS सिद्धांत को हमने पढ़ा। सबलीकृत बोला, नैमित्तिक उसको बोला जाता है, और जो भी चीज़ें हैं सब जाना है, सब कुछ लिख दिया है ताकि आप आसानी से नोट कर सकें और इसको जो है आसानी से आप याद कर सकें, क्योंकि स्किनर जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जितना भी रट्टा मारने वाली चीज़ें सब कुछ लिखवा दी है ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।